मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में हम गत व्याख्यान से वैदिक सभ्यता के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने वैदिक कालीन सभ्यता के एक संक्षिप्त विषय धार्मिक दशा या धार्मिक अवस्था के विषय में आपके साथ वार्ता की। आज हम इस दिशा की अगली कड़ी वैदिक कालीन सभ्यता में सामाजिक जीवन के विषय पर, सामाजिक व्यवस्था नामक विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। यूँ तो ऋग्वैदिक कालीन समाज पूरी तरीके से सुसंगठित और सुव्यवस्थित था, विकसित था। डॉक्टर स्मिथ ने इस विषय में लिखा है कि ऋग्वेद स्थायी रूप से निवास करने वाले एक जनसमूह, व्यवस्थित समाज और पूर्णकालीन या पूर्ण संस्कृति की ओर इशारा करता है। आर्यों का समाज जनों में, परिवारों में विभक्त था। अतः यह समझा जा सकता है कि समाज की जो इकाई थी वो परिवार थी। परिवार का संगठन सामान्यतया पितृसत्तात्मक होता था और पारिवारिक जो व्यवस्था थी वो सामान्य तौर पर पितृसत्तात्मकता के साथ साथ संयुक्त परिवार व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में थी। तो सामाजिक दशा के विषय में हम बात करें तो सर्वप्रथम जैसे परिवार के विषय में बताया कि परिवार का जो मुखिया होता था वो वयोवृद्ध व्यक्ति होता था और इसी के आधार पर यह कहा गया है कि जो वैदिक कालीन परिवार की व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक समाज की तरफ संकेत करती प्रतीत होती है। परिवार संयुक्त व्यवस्था पर आधारित था और उसका जो मुखिया था वो उम्रदराज व्यक्ति होता था। इस व्यक्ति को परिवार के अंदर विशेष अधिकार या पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे और उसे गृहपति के रूप में, गृह के स्वामी के रूप में एक्सेप्ट किया जाता था और सारी परिवार की जो सारी संपत्ति है उस पर उस व्यक्ति का अधिकार या जो सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति था उसे यह अधिकार प्राप्त था और परिवार में अनुशासन बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी होती और परिवार की हर गतिविधि, चाहे वो अच्छी हो अथवा वो बुरी हो, भली हो, जैसी भी हो, उसका उत्तरदायित्व भी उस व्यक्ति का हुआ करता था। अपराध करने पर मुखिया परिवार के किसी भी सदस्य को कठोर दंड दे सकता था। उसकी सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति समान होती थी और सभी को जनता या समाज का अंग माना जाता था। संयुक्त परिवार के विकास में उस समय दो तत्व मुख्य रूप से विद्यमान थे। प्रथम परिवार व संपत्ति की सुरक्षा और दूसरा आजीविका के साधन के रूप में एग्रीकल्चर और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। तो इस तरीके से ये समाज की जो प्रमुख इकाई थी वो थी परिवार, जिसके विषय में हमने अभी चर्चा की। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो थी ऋग्वैदिक कालीन समाज की वर्ण। आर्य जब से भारत में आए
अथवा ये भी एक मत है कि मूल रूप से भारत के ही ये लोग मूल निवासी थे। जब इन्हें भारत के निवासियों से यहाँ आने की दशा में युद्ध करना पड़ा तो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने की दृष्टि से इन्होंने अपने को आर्य तथा भारत के मूल निवासियों को अनार्य की श्रेणी में बांट दिया। खुद आर्य और भारत के जो मूल निवासी थे वो अनार्य। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में आर्य वर्ण व्यवस्था में विभक्त नहीं थे। भारत में आने के पश्चात और ऋग्वैदिक के काल के प्रारंभिक दिनों में या ऋग्वेद के प्रारंभिक मंत्रों में हम देखते हैं कि सिर्फ छत्र और विश्व शब्द ही हमें प्राप्त होते हैं, और ये सामान्य रूप से कबीलों के द्योतक हुआ करते थे। परंतु जब इन्हें श्याम वर्ण के आदिवासियों से लगातार युद्ध में जाना पड़ा और युद्ध को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व इनके पास आ गया, तो इन्होंने अपने को 3 श्रेणियों में बांट लिया। और ये 3 श्रेणी थी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद के केवल ऋग्वेद में सिर्फ एक बार, और वो भी 10वें मंडल में का जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को राजन्य कहा जाता है और वैश्य सामान्य जन की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ परास्त आदिवासियों को शूद्र वर्ण में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जो उदय होता है वो ऋग्वैदिक काल में होता है। ऋग्वेद से पहले वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज़ हमारे समाज में या भारतीय समाज में व्याप्त या प्रचलित नहीं थी। ऋग्वेद में दास और दस्यु लोगों का भी उल्लेख मिलता है। इस संदर्भ में लोगों का, विद्वानों का कहना है कि ये दास और दस्यु अन्य लोग थे, लेकिन ये अनार्य की श्रेणी में आते थे और आर्यों को इनके साथ भी संघर्ष करना पड़ा था। आर्यों ने दास और दस्युओं को पराजित किया और उनके राज्य पर अधिकार कर दिया और उन्हें अपना दास बना। ब्राह्मणों का जो कार्य था वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, वो क्षत्रियों का शत्रुओं से धर्म की रक्षा करना होता था और ब्राह्मणों का धार्मिक दायित्वों का या कार्यों का संपादन करना। वैश्य सामान्यतया कृषि और वाणिज्य का कार्य करते थे और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा के लिए या सेवा का कार्य किया करते थे। तो इस प्रकार सामान्य तौर पर ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था थी। फिर जो महत्वपूर्ण एक और चीज़ है सामाजिक दशा में, वो है विवाह। ऋग्वैदिक कालीन समाज में विवाह को सर्वाधिक पवित्र संस्कार माना जाता था, क्योंकि जितने भी याज्ञिक कार्य थे, धार्मिक और याज्ञिक कार्य थे, उसके लिए पति पत्नी दोनों का होना अनिवार्य था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का कहना है कि ऋग्वैदिक आर्यों में स्वस्थ पारिक जीवन की नींव पड़ चुकी थी और उसमें विवाह संस्कार पावन और अटूट माना जाने लगा था। आर्यों में सामान्य तौर पर एक पत्नी विवाह ही प्रचलित था, किंतु जो धनाढ्य वर्ग था, जो समृद्ध वर्ग था और राजा वर्ग था, वो अनेक पत्नियां भी रखते थे। सगे भाई बहनों एवं पितृवंश में बहन या अन्य संबंधी से विवाह सामान्य तौर पर नहीं होता था। वर्णों के अंतर्गत आपस में विवाह होते थे। तो और विवाह का जो उद्देश्य था वो स्वस्थ संतति की प्राप्ति था और सामान्य तौर पर जो विवाह की आयु थी वो परिपक्व आयु होती थी।
इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि संभवतया ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह निषेध था या उसकी परंपरा नहीं थी। विवाह के पूर्व वर वधू की चारित्रिक निर्मलता और उसके परिवार की समाज में प्रतिष्ठा निश्चित रूप से उस काल में भी विचारणीय रही होगी। घोषा जैसी विदुषी का विवाह भी चर्म रोग से ग्रसित होने के कारण, क्योंकि घोषा चर्म रोग से ग्रसित थी, अतः उसके विवाह इस कारण से उसके विवाह में विलंब हुआ। और एक अन्य जो बात है वो जो है विवाह अनुलोम व प्रतिलोम दोनों प्रकार का प्रचलन वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। विवाह सामान्य तौर पर 8 प्रकार के थे, जिनमें पैसा, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच ये प्रचलित थे। तो इस विवाह की व्यवस्था से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज एकदम उच्च श्रेणी का समाज था। अब जहाँ तक समाज में स्त्री की दशा का प्रश्न है, तो डॉक्टर A.S. अल्तेकर का मानना है कि विवाह के उपरांत स्त्री पति की सुरक्षा में रहती थी, पर इस बात का यह मतलब नहीं है कि उन पर पशुओं का, पुरुषों का किसी प्रकार का नियंत्रण होता था। पति और पत्नी सामान्यतः एक ही धरातल पर माने जाते थे। स्त्रियां सामान्य तौर पर शिक्षित होती थी और प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्य में उनकी सहभागिता आवश्यक समझी या समान रूप से मानी जाती थी। पत्नी को स्वतंत्र रूप से अनुष्ठान करने की भी अनुमति प्राप्त थी। वेदों की कई ऋचाओं की रचना विदुषी स्त्रियों के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षित युवक युवती का विवाह सामान्य तौर पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वैदिक विवाह व्यवस्था के अनुसार स्त्री का पद एक प्रकार से पुरुष से भी ऊपर माना जाता था। तो जो स्त्री की दशा है वो समाज में, जैसे आजकल के समाज में ये माना जाता है कि स्त्री की जो दशा है वो पुरुष के तुलना में 1 या 2 स्टेप नीचे है। कानूनी रूप से भले ही ना हो, लेकिन सामाजिक मान्यता इस प्रकार की है। लेकिन इसके विपरीत ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि स्त्री की जो दशा है वो सामान्य तौर पर पुरुष के अनुरूप समान धरातल पर ही है। संपत्ति का अधिकार हालांकि सिर्फ पुत्रों को प्राप्त था। पर्दा प्रथा उस काल में प्रचलित नहीं थी। सभा और समितियों में पुरुषों के समान ही स्त्रियां भी भागीदारी करती थी। सामान्य दशा में घरों में, शहरों में घूमने फिरने की जो आज़ादी है वो स्त्रियों को पूरी तरीके से थी। संपत्ति के अधिकार की जो बात है, ऋग्वेद में संपत्ति के रूप में भूमि और पशु ये विशेष रूप से इसका धन के रूप में प्रचलन था। पिता की संपत्ति जो होती थी उस पर पुत्रों का अधिकार होता था, और यदि पिता बिना पुत्र के इस लोक से विदा हो जाता था तो उसके धन की मालकिन उसकी पुत्री होती थी। पिता की जो संपत्ति है वो केवल पुत्रों में ही बांटी जाती थी, विभक्त होती थी। इस प्रकार की व्यवस्था थी। तैत्तरीय संहिता से ये ज्ञात होता है कि ज्येष्ठ जो पुत्र होता था, बड़ा जो पुत्र होता था, उसे संपत्ति में विशेष अधिकार प्राप्त होता था। पुत्रियों को विवाह के समय जो कुछ भी दहेज में दिया जाता था वह उनकी संपत्ति या स्त्री धन माना जाता था। लेकिन कन्या का संपत्ति में अधिकार
उस प्रकार से प्रचलित नहीं था, हालांकि उनका अधिकार था। अब रही खान पान की व्यवस्था। सामान्य रूप से जो आर्य थे, ऋग्वैदिक कालीन आर्य के विषय में ये कहा जाता है कि वो शाकाहारी थे, या मांसाहार का जो प्रचलन है वो ऋग्वैदिक काल में सामान्य तौर पर नहीं था। भोजन में खाद्यान्न व दूध, दही और घी का सेवन सामान्य तौर पर आर्य लोग करते थे। खीर को ऋग्वेद में विशेष महत्व प्रदान किया जाता था। इसके साथ मालपुए, खीर और मालपुए का जो संयुक्त भोज्य पदार्थ था वो आर्यों को बहुत प्रिय था। ऐसा भी कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में छाछ या मट्ठा का जो प्रयोग है वो भी प्रचुर मात्रा में होता था, जो कि सत्तू के प्रयोग के भी दृष्टांत मिलते हैं। मांस भक्षण हेतु पशुओं के वध के कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन गौवध को सामान्य तौर पर वर्जित माना जाता था। और सोमरस का जो पान है वो तो आर्यों को का प्रिय पान था। आर्यों में विशेष रूप से प्रिय पेय पदार्थ के रूप में सोमरस का प्रचलन होता था। अब आती है बात मनोरंजन के साधनों की। ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो संपन्न भी थे और उद्यमी भी थे। वो अपने जीवन को सरस बनाए रखने के लिए निरंतर मनोरंजनों का सहारा लेते थे, मनोरंजक साधनों का प्रयोग करते रहते थे। संगीत व नृत्य उस काल में प्रचुर मात्रा में प्रचलित थे। स्त्री पुरुष सामान्य तौर पर साथ में नृत्य करने की प्रथा भी उस काल में थी। वाद्य यंत्रों में ऋग्वैदिक काल में ढोलक, वीणा, बांसुरी सामान्य तौर पर प्रचलित थे। हालांकि जुआ खेलने में के जो वो हैं प्रमाण हैं वो भी उस काल में मिलते हैं। पासे का भी प्रचलन संभवतया था। रथ दौड़, अश्व दौड़, ये भी बड़े प्रचलित खेल थे। हालांकि जो जुआ था उसमें हारने का जो अनिवार्य परिणाम था वो संपत्ति का हरण था, तथा ये जो कार्य था ये आर्यों में बड़ी मात्रा में पाया जाता था। पीवी काणे का तो यह कहना था कि जूत क्रीड़ा भारत की अति प्राचीन बुराइयों में से एक थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोरंजन की दिशा में ऋग्वैदिक कालीन आर्य अत्यधिक प्रवृत्त थे। जहाँ तक वेशभूषा की बात है, ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है वो सादगी में विश्वास रखता था। उस काल के लोग वस्त्रों की बुनाई से परिचित थे। सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र सामान्य तौर से उस काल में प्रचलित हुआ करते थे। वस्त्रों के अलावा जो मृग की छाल है उसका प्रयोग भी वस्त्र की तरह ही किया जाता था। आर्यों में नीवी, उत्तरीय और अधिवास ये तीन वस्त्र श्रेणियों में बांटकर देखे जा सकते थे। हालांकि आर्य लंबे केस रखते थे और कहीं कहीं वे पगड़ी धारण करते हुए भी मिलते थे। तो जो विशेष वर्ग था वो अपने वस्त्रों में सोने के तार, जिसे आजकल जरी का काम बोलते हैं, उसका प्रयोग भी किया करते थे।
और विशेष अवसरों पर रेशम और जरी के वस्त्र धारण किया करते थे। जो वैदिक कालीन स्त्रियां हैं वो श्रृंगार के प्रति और सजावट के प्रति, स्वर्ण आभूषणों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रखने वाली थी। उस काल में गुलूबंद, कंगन, बालियाँ, नूपुर आदि अनेक प्रकार के आभूषण प्रचलित थे। समाज में अपराध और नैतिकता ये दोनों ही प्रचलित थी। समाज में अनुशासन को अच्छा माना जाता था, लेकिन समाज में फिर भी अपराध यदा कदा होते रहते थे, हालांकि उसे निंदनीय माना जाता था। ऋग्वेद में 7 मर्यादाएं बताई गई हैं। इनमें से किसी एक का उल्लंघन भी अपराध की श्रेणी में आता था। ब्राह्मण का वध ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक जघन्य अपराध माना जाता था। इस प्रकार के अपराधी को कठोर दंड देने की व्यवस्था थी। हालांकि प्रायश्चित भी अपराध का एक बड़ी सजा थी। प्रायश्चित करने वालों को सामान्यतया क्षमा कर दिया जाता था और समाज में फिर से उसकी जो स्थिति थी वो बहाल हो जाती थी। सामान्य तौर पर ऋग्वैदिक कालीन समाज में के मानव की जो जीवन था वो नैतिकता से परिपूर्ण था, नैतिकता पर आधारित था। इन लोगों के जो आचार विचार थे वो पवित्र होते थे। आतिथ्य सत्कार का उनके जीवन में बड़ा महत्व था। सदाचार आदियों के जीवन का आभूषण था। परिवार के सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे के साथ मेल जोल से रहते थे और एक दूसरे का उचित आदर करते थे। झूठ बोलने को महान पाप की संज्ञा दी जाती थी। जीवों के प्रति दया का भाव रखना, अपहरण, लूट और अन्य अपराधों की जो संख्या थी वो लगभग ना के बराबर थी। चरित्र से भ्रष्ट होने वाले स्त्री अथवा पुरुष को ऋग्वैदिक काल में नगर से बाहर निकाल दिया जाता था या उसे निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज उच्च नैतिक मानदंडों पर व्यवहार करता था। तो ये थी ऋग्वैदिक काल की सामाजिक दशा। धन्यवाद।